Ready? Okay. All right. Hello everyone. This is पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और क्या है ना कि रेगुलेशंस जो कि 189 तक कंप्लीट हुआ था, अब क्या है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। रेगुलेशंस 190 से अब कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये हो गया रेगुलेशंस को, और दूसरी चीज़ की ईएमटी कर रहे थे ना, तो ईएमटी को भी साथ में करते हुए चलेंगे। ओके, बट अभी क्या है, अभी हम लोग रेगुलेशंस देख रहे हैं। ये एज इट इज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास या फिर नेक्स्ट आवर में ईएमटी करेंगे, तो एज इट इज इसको रहने देते हैं। अभी CMR 190 देखते हैं। ओके, CMR ऑल माइंस रेगुलेशंस नंबर क्या है 190। 190 क्या है? शॉर्ट फायरर, शॉर्ट फायरर, शॉर्ट फायरर। ओके, फायरर, शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर आप समझ रहे हो किसे कहते हैं? शॉर्ट फायरर किसे कहते हैं, है ना? तो बेसिकली सब रीजनल लैंग्वेज में या फिर अपने शब्दों से यही कहेंगे कि सर जो माइनिंग में ब्लास्टिंग करवाएं उसी को शॉर्ट फायर करेंगे, या फिर ब्लास्टिंग का देखरेख करने वाला जो काम करे या निगरानी से करवाए उसी को शॉर्ट फायर करेंगे। तो एग्जैक्टली फॉर योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बातें आप कहोगे वो तो सही है ना? बट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अब हमें क्या है, अब हम लोग क्या है कि माइनिंग सरदार या फिर माइनिंग ओवरमैन है ना, तो इसमें क्या है कि टेक्निकल वर्ड ही यूज़ करना बेस्ट होता है। और आपको प्रमोट भी होना है ना, मैनेजर बनना है, सेफ्टी ऑफिसर बनना है, फर्स्ट क्लास करना है, तो टेक्निकल वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हाँ कोई भी बातें को अपनी तर्क देख के रखिए। ओके, तो शॉर्ट फायरर की डिफिनेशंस आप पहले देख लेना डिप्लोमा के टाइम पे ही। और शॉर्ट फायरर की रेगुलेशंस, उनकी जो ग्रांटेड सर्टिफिकेट होती है किस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है ये भी देख लेना। अभी फिलहाल शॉर्ट फायरर को चलते हैं। शॉर्ट फायरर का जो बेसिकली ड्यूटीज होती है वो थ्री ड्यूटीज होती है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस। तो पहला ड्यूटीज क्या है? शॉर्ट फायरर प्रिपरेशंस ऑफ चार्ज। पहला ड्यूटीज प्रिपरेशंस ऑफ चार्ज। ओके, देन आफ्टर भाई प्रिपरेशंस हो गई, ठीक ना? हाँ, तो फिर क्या करेंगे? अभी चार्जिंग करेंगे। तो सेकेंड थिंग्स इज चार्जिंग। अब चार्जिंग के साथ साथ हमें क्या करना है? ब्लास्टिंग भी करनी है। ब्लास्टिंग शॉर्ट फायरर स्वयं करेगा, किसी की देख रेख निगरानी में नहीं, स्वयं करेगा। ब्लास्टिंग किससे? मेन औजार क्या है ब्लास्टिंग का? ब्लास्टर। अभी के टाइम पे ब्लास्टर, और पहले के टाइम पे क्या होता था? एक्सप्लोडर। चाबी उल्टी लगाओ फिर सीधी करो, तब वो ब्लास्टिंग होता था, वो एक्सप्लोडर। और अभी के टाइम पे क्या हो गया? एक्सप्लोडर एज ए डिजिटल गैजेट हो गया, एज इट इज मोबाइल टाइप में, कि मोबाइल से जैसे हम लोग कहीं भी किसी को कॉल करते हैं, समथिंग करते हैं, तो मोबाइल है ना, तो सेम इट इज मोबाइल टाइप का ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें आप इसमें शॉर्ट डिले की इंटरवल जो टाइम होती है वो भी रख सकते हैं। डिटोनेटर की कितनी टाइमिंग करना है वो भी रख सकते हैं। फर्स्ट रो से सेकेंड रो तक कितना टाइमिंग रखना है, डिले डिटोनेटर कितना करनी है, सारे चीज एज लाइक AI एजेंट, है ना, कि भाई यहाँ से आप टाइमिंग फिक्स कर दो, समथिंग करो, हाँ ब्लास्टिंग हो गई। ऐसे इक्विपमेंट आ चुके हैं माइनिंग के टर्म में। ओके, तो लास्ट थिंग्स इज चार्ज ब्लास्टिंग। अब ब्लास्टिंग को हम लोग क्या टेक्निकल्स वर्ड यहाँ रखा गया, द प्रिपरेशन ऑफ चार्ज एंड चार्जिंग एंड स्टेमिंग ऑफ होल।
चार्जिंग, और दूसरा थर्ड वन इज स्टेमिंग ऑफ होल, स्टेमिंग डबल एम। हो गया ना। तो जो बंदा ये काम स्वयं करे, ये तीनों काम स्वयं करे या अपनी निगरानी से किसी से करवाए, ओके, वैसे बंदे को कॉम्पिटेटेड पर्सन्स कहा गया है। और उस कॉम्पिटेटेड पर्सन्स की जो ओहदा होती है, जो डेजिग्नेशंस होती है, उसी को शॉर्ट फायरर बोला गया है। ठीक है, तो पहला आपका जो सेंटेंस है यही कहेगा कि प्रिपरेशन ऑफ चार्ज, चार्जिंग एंड स्टेमिंग ऑफ होल्स, जिसके देख रेख में या जो करवाए या करता हो उसी को शॉर्ट फायरर करेंगे। हो गई प्रिपरेशन ऑफ चार्ज, चार्जिंग एंड स्टेमिंग ऑफ होल। तो पहला पॉइंट, द प्रिपरेशन ऑफ चार्ज एंड charging and stemming of hole shall be carried out by or under the personal supervision of a competent persons. In these regulations referred to as a shot firer who shall fire the shot himself, है ना। यही बात कि भाई ये तीनों जो काम स्वयं करे या किसी से करवाए अपने निगरानी में, अपने देख रेख के में, तो उसको शॉर्ट फायरर कहेंगे। बट इसमें एक पॉइंट मेंटेन किया गया है कि ये तो है ही है, साथ में वो शॉर्ट फायरर क्या करे, ब्लास्टिंग खुद करे। ऐसा ना कि हम मेरे निगरानी में किसी को ब्लास्टिंग या ब्लास्टर दे दिए, जाओ ब्लास्टिंग करके आओ, ऐसे नहीं। या फिर हम बगल में खड़ा है और एक्सप्लोडर दे दिए, थमा दिए और किसी वर्कर को कि ब्लास्ट करो, तो ऐसे नहीं। ब्लास्टिंग का काम वो स्वयं करेगा। ब्लास्टिंग करनी है भाई, स्वयं करनी है ना। इट इज ए सीरियस मैटर। ब्लास्टिंग के टाइम बहुत सारे सीरियस मैटर होते हैं ना, इसलिए वो बंदा शॉर्ट फायरर ही करेगा ब्लास्टिंग। अच्छा, सीरियस मैटर क्या हो गया? सीरियस मैटर एक्सप्लोडर के बारे में अगर कोई वर्कर को अब बता दो या समथिंग कर दो कि ऐसे ऐसा करना है, तो वो कर पाएगा क्या? नहीं ना। उसमें सारे डाटा देखना होता है, फर्स्ट होल से सेकंड होल कितने डिस्टेंस है, कितने टाइम इंटरवल रखना है, कितने शॉर्ट होल है, तो मिस फायर ना हो जाए या फिर कुछ एक्सीडेंटल ना हो जाए या एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए। हाँ, ओके, तो ये शॉर्ट फायरर हो गया। अब इसकी क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। शॉर्ट फायरर की क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? बेसिकली आप जानते हैं, सभी को जानते होंगे कि शॉर्ट फायरर एक मैनेजर भी हो सकते हैं, ओवरमैन भी हो सकते हैं, और सरदार भी हो सकते हैं, है ना। माइनिंग सरदार भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या कौन कौन शॉर्ट फायरर हो सकते हैं? पहला मैनेजर हो सकते हैं। मैनेजर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? MGR या MG? GM को, जनरल मैनेजर को GM लिखते हैं, बट मैनेजर को शायद शॉर्ट फॉर्म में MG लिखेंगे या MGR, देख लेना ये चीज। अच्छा, मैनेजर हो गए, फिर माइनिंग ओवरमैन हो गया, और माइनिंग सरदार हो गए। ठीक है, ये मस्ट बी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए शॉर्ट फायरर की, है ना। तो ये तो क्वालिफिकेशंस होगी, बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस किस फील्ड में कितनी होनी चाहिए, ये भी आपको देखना चाहिए या फिर जानना होना चाहिए। अब सपोज दैट अंडरग्राउंड में हमें ब्लास्टिंग करवानी है, तो क्या हम माइनिंग सरदार से रेस्ट्रिक्टेड वाले सर्टिफिकेट से ब्लास्टिंग करवा सकते हैं क्या? अगर किसी के माइनिंग सरदार में भी अनरिस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड होता है, सेम इट इज यहाँ भी, इसमें भी। तो रेस्ट्रिक्टेड जिसे
ओपन कास्ट ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट हासिल किया है माइनिंग सरदार या माइनिंग ओवरमैन का, उससे क्या अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग करवा सकते हैं? वो क्या पॉइंट हो सकता है सोर्स फायर में? नहीं ना, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मस्ट है कि अंडरग्राउंड के लिए आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, अनरिस्ट्रिक्ट ओवरमैन सर्टिफिकेट या फिर अनरिस्ट्रिक्ट माइनिंग सरदार या फिर मैनेजर की, तभी जाके आप करवा सकते हैं अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट के लिए कोई भी बंदा चलेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड हो वो भी चलेंगे और रेस्ट्रिक्टेड हो वो भी चलेंगे ओपन कास्ट के लिए, लेकिन उसमें भी मैटर है, ओपन कास्ट में भी मैटर है। अगर मैटर आपका डीप होल का हो, डीप होल यानी कि मोर देन, डीप होल माइंस किसको बोलेंगे? डीप होल ब्लास्टिंग डिफिनेशंस में मोर देन 3 मीटर वाली जिसकी लेंथ, डीप लेंथ हो, मोर देन 3 मीटर, अगर डीप हो कोई भी शॉर्ट होल्स या फिर ब्लास्टिंग होल्स, तो इसको क्या बोलेंगे? डीप होल ब्लास्टिंग, ठीक है ना। मोर देन डीप होल ब्लास्टिंग। तो क्या ऐसे में रेस्ट्रिक्टेड वाले कोई भी भाई साहब आ सकते हैं, ब्लास्टिंग कर सकते हैं? नहीं, डीप होल के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले ही ब्लास्टिंग करेंगे, है ना। तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको किताबों से नहीं, फील्ड में जाके ही मिलेगी, और किताबों में देखनी है तो फिर किताबों से भी मिल सकती है, बट सर्कुलर उतना कौन पढ़ता है यार। अच्छा, आई थिंक ये ना थोड़ा मिस्टेक है, हो गया इसमें, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं, इसमें क्या है, ओवरमैन होना चाहिए, माइनिंग सरदार नहीं। डीप होल ब्लास्टिंग के लिए इन दी ओपन कास्ट माइंस, डीप होल ब्लास्टिंग के लिए मस्ट बी सर्टिफिकेट ऑफ माइनिंग ओवरमैन, माइनिंग ओवरमैन, ठीक है। माइनिंग सरदार नहीं करवा सकता हूँ इसके लिए, डीप होल ब्लास्टिंग के लिए। हाँ ओके, फ्लो में कभी कभी निकल जाती है यार, है ना। तो ये हो गई क्वालिफिकेशंस की। अब थोड़ी इसमें और डीपली चलें तो एक बार इसको रफ करना जरूरी हो गया। ओके, तो इसको थोड़ी और डीपली से देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ शॉर्ट फायरर, सपोज दैट हेडिंग डालते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ शॉर्ट फायरर, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि ओपन कास्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होता है और अंडरग्राउंड के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। और ये ओपन कास्ट। तो अभी क्या देख रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए शॉर्ट फायरर को। तो अंडरग्राउंड में देखते हैं, अंडरग्राउंड में जनरल ब्लास्टिंग के लिए, अंडरग्राउंड में क्या है, जनरल ब्लास्टिंग के लिए सरदार विथ अनरेस्ट्रिक्टेड एंड जीटी सर्टिफिकेट, है ना। ओके, जनरल ब्लास्टिंग, जनरल ब्लास्टिंग के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए शॉर्ट फायरर की, क्या होनी चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट किनकी, सरदार की, सरदार अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट विथ जीटी,
गैस टेस्टिंग। ओके, सरदार सर्टिफिकेट होनी चाहिए, माइनिंग सरदार विथ जीटी गैस टेस्टिंग के साथ। ओके, अच्छा ये जनरल ब्लास्टिंग हो गई अंडरग्राउंड के कंडीशंस में। तो जनरल ब्लास्टिंग अंडरग्राउंड के कंडीशंस में आप क्या समझते हैं? जनरल ब्लास्टिंग से भाई मैटर्स कभी कभी ऐसा होता ना कि अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग के भी पैटर्न्स होते हैं, ब्लास्टिंग के भी मेथड होते हैं, है ना। तो एज लाइक अगर देखा जाए तो सॉलिड ब्लास्टिंग विदाउट गिविंग एनी प्रीफेस कॉल्ड सॉलिड ब्लास्टिंग। तो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए अलग कैटेगरीज रखी गई है। अब उसके लिए वो कैटेगरीज किस में आएंगे? जनरल माइनिंग में या जनरल ब्लास्टिंग में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो जो भी स्पेशल कैटेगरीज होते हैं, ओके, उसको जनरल कैटेगरी में नहीं रखा गया है, जनरल ब्लास्टिंग कैटेगरीज में नहीं रखा गया। सेम इट इज, आप देखो कौन सी हाँ, सॉलिड ब्लास्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड ब्लास्टिंग ये जनरल कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो सॉलिड ब्लास्टिंग का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन शॉर्ट फायर की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सॉलिड ब्लास्टिंग में भी क्या मैटर हो जाता है? एक सेकेंड डिग्री हो जाती है, एक फर्स्ट डिग्री हो जाती है ना, नहीं सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसी माइंस में क्या हो जाएगा? मिनिमम क्वालिफिकेशंस, इसकी क्वालिफिकेशंस है माइनिंग सरदार अनरेस्ट्रिक्टेड विथ जीटी, सेम इट इज माइनिंग सरदार अनरेस्ट्रिक्टेड विथ जीटी, सेम इट इज ओके। अब सेकेंड एंड थर्ड डिग्री में ये क्या हो जाएगा? ओवरमैन। यस, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसी माइंस में ओवरमैन हो जाएगा विथ अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट विथ जीटी। अब ये ओवरमैन, माइनिंग ओवरमैन विथ अनरेस्ट्रिक्टेड विथ जीटी सर्टिफिकेट, माइनिंग सरदार ओवरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड विथ जीटी, अनरेस्ट्रिक्टेड विथ जीटी। हाँ, ओके, फर्स्ट डिग्री और ये सेकेंड एंड थर्ड डिग्री सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में। अदरवाइज जनरल कैटेगरीज में सिंपल सा माइनिंग सरदार। ये यहाँ तक थोड़ा नोट डाउन करें। और काफ़ी दिनों के बाद रेगुलेशंस को हाथ लगा रहा हूँ। हाथ लगाने का मतलब अब कोई बनता है नहीं, लेकिन 2 एग्ज़ाम अभी भी बाकी है ना, 2-3 एग्ज़ाम अभी बाकी है। आई थिंक BCCL भी निकालने की प्लानिंग चल रही है और ECL तो देगा ही, 2-3 साल भी उसके भी शायद हो गए हैं। तो उसमें अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं दागे जाते हैं, तो पुराना रेगुलेशन से चलेगा, है ना। पुराना रेगुलेशन यानी कि रेगुलेशन 2017 ही चलेगा। और MCL में तो साफ साफ कह दिया है कि नए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम एग्ज़ाम करेंगे, है ना। तो रेगुलेशंस जहाँ तक आप सभी को पता होगा, रेगुलेशंस 2026 भी पारित नहीं हुआ है, मतलब आने वाला है। तो आई थिंक MCL इसी की तर्क में लगा के बैठे हुए हैं क्या कि 2026 जैसे ही पारित हो गया तभी हम एग्जामिनेशन डेट निकालेंगे। तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता MCL की एग्ज़ाम कब होगी। और आई थिंक अभी तो क्या है कि वेकेशन हॉलीडे का सिलसिला जारी रहेगा। इतने त्यौहार है, रक्षाबंधन है, विश्वकर्मा पूजा है, फिर दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली। भगवान से उम्मीद है कि और डेट एक्सपेंड करें, है ना, ताकि हमें भी और थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। बाकी क्या है ना कि आप सभी तो दिए हैं SCCL की एग्ज़ाम, उसमें पता चल गया होगा कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपको बस माइनिंग आना चाहिए तो क्लियर कर लेंगे। सेम इट इज़ रेगुलेशन से कोई क्वेश्चंस दागा नहीं, पूरी पैटर्न्स ही चेंज कर दिया। और
दिक्कत आ गई हम सभी को। जो बंदा पढ़ा और जो जो बंदा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काम किया, दोनों के लिए बराबर हो गए। तब से बहुत मतलब मन पढ़ने का तो इच्छा ही दूर हो गया, तो क्या ही देखें। खैर एनीवेज, ओपन कास्ट की बात करते हैं तो जनरल ब्लास्टिंग के लिए सरदार सर्टिफिकेट चाहिए होंगे और D4 ब्लास्टिंग के लिए ओवरमैन। तो ओपन कास्ट की बात करें तो जनरल जो हो गया है EMT में उसको रफ कर देते हैं। सेफ्टी केचेस हो चुके हैं। अरे यार भिंगाना पड़ेगा, रहने दो। तो जनरल माइनिंग में इसमें जनरल ब्लास्टिंग, माइनिंग नहीं, जनरल ब्लास्टिंग में रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो मैटर नहीं करता, बस माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और D4 ब्लास्टिंग में D4 ब्लास्टिंग माइनिंग ओवरमैन, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। देखो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्वेश्चन कहाँ से दे दे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस तो आ चुका है हमारे पास, एक एग्जाम की एक्सपीरियंस। और आई थिंक थोड़ा सा धैर्य बना के रखता मैं तो इसी बार हमारी भी निकल जाती। इतना श्योर है, नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन 17 और 80 के अप्रोक्स में है, आप इतना जान लो। ओके, नोट डाउन। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 29 मिनट अब हो चुके हैं, और लंबी वीडियो कोई देखना भी नहीं चाहता है, इसलिए थोड़ी जल्दी अब करेंगे। ओके, ये हो गई यहाँ तक। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नो पर्सन शॉल बी अपॉइंटेड टू बी ए शॉर्ट फायरर अनलेस ही होल्ड मैनेजर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट और सरदार सर्टिफिकेट टुगेदर विद गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस। ये कह रहा है कि अंडरग्राउंड माइंस में माइनिंग सरदार की जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये मैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस बताया हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशंस। अब जनरल जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस, ओके, वो इतना तो होना मिनिमम सही है, ठीक है। अब जो बात क्वालिफिकेशंस की आ रही है वो सेकेंड पॉइंट में है कि अंडरग्राउंड के केस में अनरेस्ट्रिक्टेड वाले सर्टिफिकेट चलेंगे, सबके होने चाहिए, इसके भी, इनके भी, ठीक है। इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या कहेगा, दूसरी पॉइंट यही कहेगा कि ओपन कास्ट के केस में ये तीनों को भी चलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड भी चलेंगे और अनरेस्ट्रिक्टेड भी चलेंगे। अगर अंडरग्राउंड में है तो अनरेस्ट्रिक्टेड विथ GT होना कंपलसरी हो जाता है ना, इसमें GT होना कंपलसरी नहीं। तो सेकंड पॉइंट, ए मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट और सरदार सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग, सिंपल में। Okay, provided that after coming into force of these regulations, short firer holding short firer certificate granted under the regulations 2L of coal mines regulations 1957 shall be deemed to be short firer under the regulations। ओके, तो ये कह रहा है कि जो पहले की सर्टिफिकेट होती थी ना, शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट, वो रेगुलेशंस 2L के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती थी, ठीक है। रेगुलेशंस 2L किस कोल माइंस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग 1957। अभी क्या देख रहे हैं 2017। तो 2017 में जो
शॉर्ट फायर की सर्टिफिकेट होती है वो स्पेशल रखी नहीं गई है। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है डीजीएमएस साथ ही तरह के सर्टिफिकेट देते हैं, इसमें शॉर्ट फायर की सर्टिफिकेट नहीं होती है। मैनेजर हो गया, सेकेंड क्लास हो गया, सर्वेयर हो गया, ओवरमैन हो गया, ठीक है। इसके बाद सरदार सर्टिफिकेट हो गई, बाइंडिंग इंजनमैन सर्टिफिकेट हो गई, और गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट हो गई। और सरदार ये क्या है ना कि शॉर्ट फायर की कोई सर्टिफिकेट होती नहीं है, बस एज ए नामोदित डिग्नेशन है। ओके, लेकिन 1957 के तहत रेगुलेशन 12 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट ग्रांटेड होता था। Okay, now third point is the competent persons appointed as short firer shall not be given any other duties, nor any one performing any other duties shall be allowed to perform the short firing. अब ये कह रहा है कि शॉर्ट फायरर को किसी भी प्रकार का अदर ड्यूटीज नहीं देंगे, सिर्फ शॉर्ट फायरिंग की ही ड्यूटीज देंगे। शॉर्ट फायरिंग की ड्यूटीज कितने आएगी? प्रिपरेशन, चार्जिंग, स्टीमिंग ऑफ होल्स। हाँ, ये बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें भी बहुत सारे पॉइंट छिपे होते रहते हैं। शॉर्ट फायरर ही मैगजीन हाउस है ना, मैगजीन हाउस में जाके खुद से क्या करेगा, वो कितने एक्सप्लोसिव इश्यूज हैं और कितने रिटर्न हैं खुद जाके वो करवाएगा और खुद जाके लेके आएगा साथ में। और माइनिंग जहाँ भी ब्लास्टिंग होने का हो, ये काम सब चीज करवाएगा और स्वयं खुद ब्लास्टिंग करेगा, है ना। तो ये चीज नहीं ना लिखा गया है कि मैगजीन से जाके खुद वो साइन लगवाएगा अपना और ब्लास्टिंग इश्यूज करवाएगा, है ना। सब चीज किताबों में नहीं मिलता है ना, तो ये चीज आप समझना कि शॉर्ट फायरर ही जाते हैं मैगजीन हाउस ताकि एक्सप्लोसिव को इशू करवा सके, और कितनी मात्रा में कितने डिटोनेटर कितने एक्सप्लोसिव चाहिए सब नोट डाउन होते हैं और उनके सिग्नेचर भी जाते हैं। उनके बिना मैगजीन हाउस में आपको एक्सप्लोसिव नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये हो गई। अब वहां से यहाँ तक कैरी करने के लिए जो भी सावधानियां हैं शॉर्ट फायरर ही देख रेख करेंगे। और उसके बाद क्या है कि इन द केस एक्सप्लोसिव आपका बच जाता है, जितने होल्स ने आपने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग, फिर भी आपने उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोसिव इश्यूज हुआ और फिर भी एक्सप्लोसिव बच जाता है, तो उस एक्सप्लोसिव को फिर रिटर्न भी करना है। हाँ, रिटर्न भी करना है, रिटर्न के लिए भी आपको साइन और मोहर लगेंगे। मोहर शायद नहीं लगते, साइन लगते हैं। तो ये चीज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आएगा, ये किताबों में नहीं है। ओके, तो थर्ड पॉइंट यही कहा गया कि वो इसके ब्लास्टिंग के सिवाय और कोई वर्क शॉर्ट फायरर को नहीं दिया जाएगा। जैसे किसी फेस को देखना, किसी फेस को बनाना, किसी मशीन को देखना, मशीन डोजरिंग करवाना या फिर जो भी है, ये सब नहीं, सिर्फ शॉर्ट फायरिंग से ही रिलेटेड। अच्छा, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नो पर्सन्स whose wages depend on the amount of coal, rocks, debris obtained by firing shot shall be appointed for perform duty to short fire। एक पॉइंट ये भी क्या है कि कोई भी पर्सन्स कुछ एक्स्ट्रा वेजेस के लिए नहीं अपॉइंट किए जाएंगे शॉर्ट फायरर में। जैसे कि भाई आपने कितने अमाउंट कोयल आप ब्लास्टिंग करवाएं या फिर कितने डेब्रिस हुए हैं, कितने रॉक ब्लास्टिंग करवाएं, ये सब कैलकुलेशंस करके किसी को शॉर्ट फायरर के में अपॉइंट नहीं करेंगे। जो जेन्युइन आपका पेमेंट है वही पेमेंट ही मिलेगा, एक्स्ट्रा वेजेस कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। द मैनेजर शॉल बी फिक्स्ड फ्रॉम time to time the maximum number of shots that shot firer may be fired in any one shift, such number shall be based on। अच्छा, ये कह रहा है ना फिफ्थ पॉइंट की मैनेजर जो है वो किसी भी फेस में या किसी भी माइंस में कितने शॉट ब्लास्टिंग किए जा सकते हैं, ठीक है। और तो वो कौन डिसाइड करेंगे? मैनेजर ही डिसाइड करेंगे। किसी भी माइंस में कितने ब्लास्टिंग करना है मैनेजर ही डिसाइड करेंगे। और ये जो मैनेजर डिसाइड करेंगे किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? तो 3 पॉइंट रखा गया है। पहला बेसिस रखा गया कि द टाइम नॉर्मली रिक्वायर प्रिपेयर एंड फायर ऑफ शॉट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशंस। इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो टाइम को देखेंगे कि भाई प्रिपरेशंस करने में कितना टाइम लगता है और फायरिंग दिस शॉट
होने में कितना, ये दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा। पहला बेसिस हो गया। दूसरा बेसिस, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द शॉट फायर मूव बिटवीन प्लेस वेयर शॉट बी फायर। और वो टाइम देखेंगे कि भाई एक प्लेस से दूसरी प्लेस जहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है तो शॉट फायर को कितना टाइम लग रहा है मूव होने में, वो भी टाइम देख के बेस्ट से ही ये डिसाइड करेंगे। और तीसरा क्या है, द असिस्टेंस इफ एनी अवेलेबल टू हिम परफॉर्म ऑफ हिज सेड ड्यूटीज एंड सॉल्व बी नेट कैरी के एंड सॉल्व बी नॉट केसेस एग्जिट। और तीसरा जो मैटर रखा गया है वो एक्सप्लोडर का रखा गया है और उसमें भी 3 पॉइंट बात रखी गई है, ठीक है। तो जो मैनेजर और किसी भी माइंस में ब्लास्टिंग कितने होने चाहिए, कितने होल्स ब्लास्टिंग होंगे, वो 3 बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इतना ब्लास्टिंग करना है आज। और 3 बेसिस पॉइंट के अकॉर्डिंग बता दिया है ना। पहला टाइम कि कितने टाइम लगते हैं प्रिपरेशंस करने में और फायर करने के बीच में। दूसरा, शॉट फायर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जहाँ फायरिंग करनी है, शॉट फायरिंग करनी है, वहाँ पहुँचने में कितने टाइम से लगते हैं वो। और तीसरा पॉइंट, एक्सप्लोडर में क्या बात रखा गया है, इन केस ऑफ गैसी सीम्स और सेकेंड और थर्ड डिग्री और फायरी सीम्स। एक्सप्लोडर अब आते हैं, ठीक है। एक्सप्लोडर को थोड़ा बताना डीपली होगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी, ओके। चलिए, आप लोग के सहारे हमारे भी रिवीजन हो जा रही है, अच्छा है। अदरवाइज अब पढ़ने को मन नहीं ना करता है। जब पहले एक्सप्लोडर पुराने टाइम का है ना, तो 2017 से पहले की रेगुलेशन है, तो एक्सप्लोडर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्सप्लोडर, इसमें एक्सप्लोडर में क्या होता है ना कि 2 टाइप होते हैं। एक्सप्लोडर आपने किसी ने देखा है भाई, डिप्लोमा कर रहे हो उसी टाइम देखने को मिल गया होगा। एक्सप्लोडर 2 टाइप का होता है, एक सिंगल शॉट एक्सप्लोडर, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर वो अलग है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लोडर और फिर डायनामो एक्सप्लोडर वो अलग है। अभी फायरिंग के अकॉर्डिंग पे देखना है एक्सप्लोडर, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देखना है एक्सप्लोडर। वो एक्सप्लोडर में जब आएंगे पढ़ेंगे डिप्लोमा में तब बताएंगे डायनामो एक्सप्लोडर या फिर मल्टी शॉट एक्सप्लोडर या एक्सप्लोडर। सिंगल शॉट एक्सप्लोडर, इसके बाद मल्टी शॉट एक्सप्लोडर, ये सिंगल शॉट एक्सप्लोडर हो गया। और दूसरा मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। सिंगल शॉट एक्सप्लोडर में कितने, मतलब कि एक बार में कितने शॉट आवाज कर सकते हैं, ब्लास्टिंग कर सकते हैं सिंगल, है ना। तो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर में आई थिंक 40 शॉट 40 होल को शॉट कर सकते हैं। 40 है ना। In case of gas sim 40 in single shot 80 in, हाँ ठीक है, ये 40 और 80 बताता हूँ क्या क्या मैटर है। 40 शॉट्स एंड 80 शॉट्स। इसके बाद क्या है, इन केस ऑफ अदर सिम्स 50 सिंगल शॉट एक्सप्लोडर इज इन 100 मल्टी शॉट gases in second and third। भाई कंफ्यूजन वाली बात रखी गई है यहाँ पे। तो चलिए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। सिंगल शॉट एक्सप्लोडर, अगर आप अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग कर रहे हो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर को लेके अंडरग्राउंड माइंस में,
और आपकी सिंगल शॉट एक्सप्लोडर है, ठीक है, और माइंस आपकी फर्स्ट डिग्रीज में है, तो एक बार में आप कितने शॉट यूज कर सकते हो? अरे जस्ट एक सेकेंड. इन द केस ऑफ गैसी सिम्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिग्रीज और फेरी सिम्स 40 if a single shot exploder is used and 80 if multi shot exploder in use. ओके, दोनों को एक साथ लेके चला गया है. अगर मैं इसको तोड़ूं तो थोड़ा टाइम खींचेगा, तो इससे अच्छा है, मतलब इससे अच्छा कि हमें भी आसानी हो जाए समझाने में और आप भी समझ जाओ. तो दोनों को एक साथ लेके चला गया है कि अगर आपकी माइंस सेकेंड डिग्री है और थर्ड डिग्री गैसी माइंस है, थर्ड डिग्री गैसी माइंस और सेकेंड डिग्री गैसी माइंस की बात कर रही है. अगर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर है तो ये 40 शॉट फायर करेंगे, ठीक है ना, एट ए टाइम 40 शॉट लगाएंगे. 40 होल को ये ब्लास्ट करते हैं वन शॉट में. और अगर आपके पास मल्टी शॉट एक्सप्लोडर है और आप इसे कहाँ यूज कर रहे हो? सेकेंड डिग्री में और थर्ड डिग्री में, तो कितने जाएंगे? 50 शॉट जाएंगे, 50 शॉट जाएंगे. ओके, अब आते हैं फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री हो गई. अब आते हैं सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हो गई. अब फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं. फर्स्ट डिग्री में क्या है कि अगर सिंगल शॉट है, इन द केस ऑफ अदर सिम्स, यानी कि अदर सिम्स मतलब फर्स्ट डिग्री ही सिम्स, अगर सिंगल शॉट है तो आप इसमें 50 शॉट ब्लास्ट कर सकते हो एट ए वन टाइम में, और मल्टी शॉट है तो 100 शॉट ब्लास्ट कर सकते हो एट ए वन टाइम. ओके, अरे मल्टी शॉट में 80 है, 50 नहीं है. मैं भी सोच रहा था कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, काफ़ी दिन हो गए हैं रेगुलेशंस को पढ़े हुए, इसीलिए छूट गया ना, इसलिए कंफ्यूजन और आगे आ गई. हाँ, एक बार रिलैक्स कर लेता हूँ, दिमाग भी शांत हो जाएगा. एक बार फिर से चलें. तो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर आप यूज कर रहे हैं सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री गैसी माइंस में, तो 40 शॉट एट ए वन टाइम में लगेगा. और मल्टी शॉट यूज कर रहे हैं तो 80 शॉट आप फायर कर सकते हैं एट ए वन टाइम में, 80 शॉट लगेगा. यही बात अगर 1 डिग्री में आए, फर्स्ट डिग्री में आए, तो सिंगल शॉट में 50 शॉट आप एट ए वन टाइम शॉट कर सकते हैं, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर है तो 100 शॉट में. ये हो गई कंफर्म. अब अंडरग्राउंड के केस में खत्म. अब ओपन कास्ट के केस में आते हैं. ओपन कास्ट के केस में क्या है? इन द केस ऑफ ओपन कास्ट माइन 60 इफ ए सिंगल शॉट एक्सप्लोडर इज यूज्ड. 60 सिंगल शॉट एक्सप्लोडर है तो आप ओपन कास्ट में 60 शॉट एट ए वन टाइम में यूज कर सकते हैं. और इन ए ब्लास्टिंग इन डन विथ ऑर्डिनरी डिटोनेटर. अच्छा, विथ ऑर्डिनरी डिटोनेटर भी इसमें आप अटैच करिए, डिटोनेटर. ओके, अब तो सारे जगह क्या इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर ही यूज कर रहे हैं ना, बूस्टर वाला मेटर और फिर सेफ्टी फ्यूज वाला धीरे धीरे बंद हो रहे हैं. इसके बाद क्या है, मल्टी शॉट में 120 यूज कर सकते हैं और मल्टी शॉट में 120 शॉट. और इसमें 60 शॉट. ये नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें थोड़ा और बातें रखते हैं. बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 40 मिनट हो गए. इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है. अच्छा, हो गया.
Provided that with the special condition exists, chief inspector may be ordered in return subject to such conditions. The number of ordinary issued. ओके, तो कहीं ना कहीं एक डाटा ये हमें क्या दे रहा है कि भाई एक्सप्लोडर कितना ब्लास्टिंग कर सकता है या कितना ब्लास्टिंग करें एक शॉट में, एक फायरर में। तो वो एक शॉट एक फायरिंग में, है ना, वो डाटा एग्जैक्टली यहाँ से हमें मिल जा रहा है, ठीक ना। लेकिन ये जो डाटा बनाया गया है किसके लिए बनाया गया है, हम क्या पढ़ रहे थे फिफ्थ वाली, द मैनेजर सॉल्व फिक्स्ड। ये डाटा जो बनाया गया है ब्लास्टिंग कितना लेना है, यानी कि कितने होल को ब्लास्टिंग करनी है, ये निर्धारित 3 बातें थी ना। पहला टाइम, दूसरा एक प्लेस से दूसरे जगह जाने में टाइम कितना लगता है शॉट फायरर को, वो टाइम, और तीसरा ये डाटा। ये जो डाटा है यही तीनों को मर्ज करते हुए मैनेजर डिसाइड करता है कि उस माइंस में, उस फेस में, या किसी माइंस में या किसी सीम में कितना ब्लास्टिंग करना है ना। मैनेजर ये तीनों का डाटा लेके डिसाइड करता है कितना ब्लास्टिंग करना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ 2-3 वर्ड बोला, फेस भी बोला, माइंस भी बोला, सीम भी बोला, ठीक है। तो क्या समझते हो, फेस, सीम, माइंस, ये सब तीनों वर्ड मैंने बोला, मेरे बोलने का क्या तात्पर्य है? तो मेरे बोलने का तात्पर्य है कि भाई सीम जो होता है, कोयल सीम ओपन कास्ट में भी होता है, अंडरग्राउंड में भी होता है, ठीक है। और माइंस ओपन कास्ट भी होते हैं, अंडरग्राउंड भी होते हैं, है ना। और एक वर्ड क्या हो गया, फेस ओपन कास्ट में भी होगा और अंडरग्राउंड में भी होगा। तो अब जिस एंगल से समझना चाहो उसको समझो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ओपन कास्ट की भी और अंडरग्राउंड की भी बात कर रहा हूँ, है ना। रेगुलेशंस ये दोनों की बात कर रहा है, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड। स्पेशली अगर कहीं बात होती है अंडरग्राउंड की तो ये डाटा दे देता है कि अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं। ओपन कास्ट की बात होती है तो रेगुलेशंस बता देता है ओपन कास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये निर्धारित करते हैं 3 पॉइंट, तब जाके मैनेजर डिसाइड करता है कि उस माइंस में कितना ब्लास्टिंग करनी है, कितने शॉट ब्लास्टिंग लेनी है। ओके, ये हो गई। इसके साथ साथ एक पॉइंट लिखा है, अगर कोई भी समथिंग, कुछ इश्यूज या त्रुटि या समथिंग स्पेशल कंडीशंस आता है तो चीफ इंस्पेक्टर है ना, ब्रह्मास्त्र चीफ इंस्पेक्टर, आप उनसे बाय टेलीफोनिक या जैसे है फिक्स करवा लीजिए कि हाँ भाई कितना माइंस, कितना ब्लास्टिंग करे, ये कंडीशंस है ना। कंडीशंस नहीं है, कंडीशंस क्या कंडीशंस आ सकते हैं, सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि किस निर्धारित पे हम चीफ इंस्पेक्टर से परमिशंस लें कि भाई वहाँ कितना माइंस या क्या कंडीशंस है, तो ऐसे में आप सारे खुद अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं ना लेंगे, इसके लिए आपके भी ऊपर बॉस है ना। कुछ कहीं समथिंग हो जाए तो कौन जवाबदेही होगा। तो किसी भी स्पेशल कंडीशंस, अब मैं स्पेशल कंडीशंस की बात करता हूँ। अगर स्पेशल कंडीशंस, ये मेरा ये सब क्या है, ये सब लोकल बंदे हैं जो कि गांव वाले के घर हो गए, ठीक है। ये घर हो गया, 2-4 घर और बना देता हूँ। इधर विलेजेस है, गांव है, और रेगुलेशंस क्या कहता है कि फ्लाई एक्स जितनी दूर तक ना जाए उतनी डिस्टेंस लेके आपको मेंटेन करके ब्लास्टिंग करना है। और ये जो डिस्टेंस रखी गई है 500 मीटर रखी गई है रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर सपोज दैट ये हमारा क्या है, माइंस लास्ट तक हम ब्लास्टिंग करने वाले हैं, यहाँ तक ब्लास्टिंग करने हैं, डिस्टेंस तो है 500 मीटर, ठीक ना। लेकिन मैनेजर को लग रहा है कि भाई अगर मैं ब्लास्टिंग करूं, ठीक है, 500 ही है, तो प्रॉपर मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा हूं कि वहां से इतना 500 हो सकता है, इसमें 400 आ जाए या इसमें 450 मीटर आ जाए, है ना। तो प्रॉपर फीता लेके नहीं ना हो रहा है और सर्वे ये सब। तो सपोज दैट 500 ही सपोज दैट आ गया, ठीक है, 500 आ गया, तो इसमें क्या हो गया, रिक्स आ जाएगा ना मैनेजर पे या फिर ब्लास्टिंग पे रिक्स आ जाएगा कि अगर भाई 500 डाटा रेगुलेशन सही है, अगर मैं ब्लास्टिंग कर दिया, इन द केस कोई भी फ्लाई यहाँ से ब्लास्टिंग होने के बाद कोई भी फ्लाई एक्स उड़ के
या इस बंदे को शॉट करता है, फायर करता है, तो इसकी जो स्पीड होती है ना, गोली से भी खतरनाक चीज होती है, एकदम ये खत्म कर देगा। तो ऐसे में रिस्क आ जाएगा ना। तो इस कंडीशंस क्या हो गया, ये स्पेशल कंडीशंस ही हो गया। तो ये स्पेशल कंडीशंस में इन्हें फॉरवर्ड किया जाएगा कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो बताइए क्या किया जाए। तो चीफ इंस्पेक्टर जो देंगे निर्देश, हाँ उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, ठीक है ना। वेरिएबल मिनरल्स है बहुत सारे इधर कोल माइंस है। तो इसमें स्पेशल कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है ऐसे बात है, तो मफल ब्लास्टिंग करवा दो, MUFF है मफल ब्लास्टिंग, हाँ मफल ब्लास्टिंग करवा दो, ठीक है। और मफल ब्लास्टिंग क्या होता है भाई, जब ब्लास्टिंग लेते हैं स्टीमिंग करने के बाद उसमें क्या होता है कि एक आयरन का शीट डालते हैं, उसके ऊपर लोड डालते हैं, डेड लोड डालते हैं बोरा से या बालू से पैकिंग करवा के, तो क्या होता है कि वाइब्रेशन जो होती है या फ्लाई वो बाहर नहीं जाएगी। तो एक ये मफल ब्लास्टिंग। दूसरी क्या है कि भाई छोड़ दो, अगर ये वैल्यूएबल है तो इसको क्या करते हैं, इसको रिपर माइनिंग करवा दो। रिपर माइनिंग क्या हो गया, ब्लास्टिंग फ्री माइंस को ही रिपर माइनिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हल जैसा मशीन से रहती है, उसी से कटिंग करते करते इसको निकालते हैं। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में स्पेशल कंडीशंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ डिटोनेटर इशूड टू NA in the positions of shot fired during the shift shall be exceed maximum number of shot that he is be permitted fire subdivisions 5। तो कह रहा है कि और डिटोनेटर जो भी हम लोग इशूज करेंगे 0.5 के अकॉर्डिंग ही डिटोनेटर को इशूज करेंगे। एंड इन द possessions of shot firer during his shift not exceed the maximum number of shot and that he is permitted fire under the। और जो भी शॉट फायरर को ड्यूरिंग शिफ्ट जितने मैक्सिमम नंबर शॉट फायर करने बोल रहे हैं उतना ही करेंगे, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अपने से नहीं करेंगे या समथिंग, कुछ ऐसी बातें हैं, इसको आप पढ़ के समझो, ठीक है। तो 190 की रेगुलेशन यहीं समाप्त होती है। अभी रेगुलेशंस को कंटिन्यू रखेंगे, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू रेगुलेशंस हमारी भी रिवीजन हो जाएगी। इसके साथ साथ फिर से एक बार रेगुलेशंस को दोहराएंगे। उस समय क्या था कि मोबाइल भी बढ़िया नहीं था, वीडियो क्वालिटी भी सही नहीं आ रही थी, तो इस बार फिर से रेगुलेशंस को दोहराएंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो या फिर समझ में आया हो। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए बताओ भाई, आदत नहीं है बोलने की, जो है देख लेना। चलो फिर भाई।